हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स में मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी एकदम मुफ्त में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के ई बुक्स एंड ई नोट्स भी अवेलेबल है। आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को, जो है www.magnetbrains.com, एंड वहां जाके आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। सारे वीडियोस, लेक्चर वाइज, क्लास वाइज, डेली प्रैक्टिस पेपर, सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल को तो एजुकेशन प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन हिंदी मीडियम चैनल के लिए भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके अगर फ्रेंड्स हिंदी मीडियम चैनल से बिलोंग करते हैं तो उन्हें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है यूट्यूब पे, वो चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ कई अलग तरीके की एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहिए। सो आज का सेशन बिगिन करते हैं हम। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का, जो हमारा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो बाय नाउ स्टूडेंट्स, हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना सारा टॉपिक वाइज, सारा कंटेंट अच्छे से समझ चुके हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फटाफट से जाइए प्रीवियस सेशंस को वॉच कीजिए, जिसमें हमने हर टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और आपको उसके बाद आकर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने चाहिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके एनसीईआरटी में गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है एंड हमको फिल अप करने हैं। हमें करेक्ट आंसर को यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिल करना है। तो ऑप्शन ए है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं और आप और मैं तो उन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं, इस पेन में, मेरे हाथों में, मेरी बॉडी में, मेरे स्टमक में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है और सबसे छोटे कौन से होते हैं? वायरसेस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। सो हमें किसकी नीड है? हमें माइक्रोस्कोप की नीड है इतने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ ऑप्शन बी है, ब्लू ग्रीन algae fix dash directly from the air and enhance fertility of the soil। अगर आपने अच्छे से मेरा वो सेशन देखा होगा जिसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझा था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम चुटकियों में दे दोगे। और अगर नहीं देखा तो यहां मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूं। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, ये किसको चाहिए? ये चाहिए हमारे प्लांट्स को। किसको चाहिए? प्लांट्स को। सो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है सॉइल में, और सॉइल में क्या प्रेजेंट है? प्लांट के रूट्स। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, प्लांट इसे डायरेक्टली यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहे हो मैम? यस स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो आसमान में प्रेजेंट है, प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर कैसे यूटिलाइज करते हैं? सो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया है, एंड सॉइल में और क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? सॉइल में प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, एल्गे। तो सॉइल में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। और ये अमोनिया फिर प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो किसने नाइट्रोजन को फिक्स करा सॉइल के अंदर? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। एंड वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते, और प्लांट को बहुत जरूरी रहता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना प्लांट अपनी ग्रोथ ही नहीं कर सकता, प्लांट फूड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है जो क्या करते हैं? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? अमोनिया में। एंड ये अमोनिया प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक और मजेदार बात ये है कि जहां हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में, ऐसे ही कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर जो अमोनिया को वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड फिर ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। सो ये एक साइकिल है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करा अमोनिया में ताकि प्लांट यूटिलाइज कर ले, फिर बचा कुचा जो अमोनिया है जो सॉइल में पड़ा हुआ है वो वापस से कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन गैस में और वो आसमान में चला गया। कितना आसान है समझना। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो क्या फिक्स करेंगे? वो फिक्स करेंगे नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? चलो, अल्कोहल, ऑप्शन सी पे आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब हम अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, हमें पता है एक रिएक्शन जो क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हम ईस्ट डालते हैं तो किसका प्रोडक्शन होता है? ईस्ट के बाद किसका प्रोडक्शन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल। तो ईस्ट जो हमारा अल्कोहल है वो किससे प्रोड्यूस हुआ? विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। वेरी गुड। सो इसका तो आंसर हमें पता है। अब क्वेश्चन डी, कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलेरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें जो क्वेश्चन 1 है उसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन 1 है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, आई जस्ट टोल्ड यू, ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। ईस्ट किसके लिए यूज होता है? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल by the process known as fermentation. Very good. The following is an antibiotic. हमें पता है antibiotic क्या है? Antibiotic. Anti मतलब against या kill, against या ये kill करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। किसको किल करते हैं? बैक्टीरिया को। तो ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ से बचाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स इसमें से कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन यस, अल्कोहल नो, ईस्ट नो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज। अब हमें पता है स्टूडेंट्स मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बीमारी है जो किससे होती है? एक मॉस्किटो से होती है। एक मॉस्किटो के काटने से होती है। तो मलेरिया एक बीमारी है जो मॉस्किटो के काटने से होती है, लेकिन वो मॉस्किटो पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता मलेरिया के लिए, क्योंकि उस मॉस्किटो के अंदर किसके एग्स होते हैं? उस मॉस्किटो के अंदर एग्स होते हैं प्लाज्मोडियम के। किसके एग्स होते हैं? प्लाज्मोडियम के एग्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? पैरासाइट्स। तो पैरासाइट क्या है इसका? प्लाज्मोडियम। और होस्ट क्या है? मॉस्किटो।
तो जो पैरस प्लाज्मोडियम है वो अकेले ये डिजीज कॉज नहीं कर पाते, उनको एक सहारे की जरूरत है, एक व्हीकल, एक होस्ट की जरूरत है जिसकी हेल्प से वो मलेरिया ह्यूमंस में कॉज कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? सो मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, बट मच्छर सिर्फ एक होस्ट है। मेन रिस्पॉन्सिबल जो कॉज करता है मलेरिया वो कौन है? प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम क्या है स्टूडेंट्स? पैरासाइट। तो जो मच्छर एक कैरियर की तरह, कैरियर कह लो या व्हीकल कह लो या वेक्टर कह लो, तो मॉस्किटो क्या है? एक वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम के अंडे हमारे ह्यूमंस तक पहुंचा देता है, एंड देन वो प्लाज्मोडियम के एग्स जो रहते हैं वो ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करते हैं। मॉस्किटो तो सिर्फ एक सहारा है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना है, ठीक है, तो बर्गर आपने ऑर्डर करा मैकडॉनल्ड से, आपको मैकडॉनल्ड का बर्गर मिला, लेकिन क्या आप डायरेक्टली मैकडॉनल्ड से बर्गर ऑर्डर कर रहे हो? नहीं, आप किससे ऑर्डर कर रहे हो? जोमैटो से। तो जोमैटो का जो डिलीवरी बॉय है वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर उठा के आप तक डिलीवर करेगा। सो यही यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की चीज होती है कि प्लाज्मोडियम डायरेक्टली ह्यूमंस तक नहीं जा सकता, तो वो किसका सहारा यूज करता है? डिलीवरी बॉय का। और डिलीवरी बॉय कौन है यहाँ पे? मॉस्किटो। आपको उस मॉस्किटो का नाम बताना है जो प्लाज्मोडियम के एग्स ह्यूमंस तक ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, एंड उनका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये क्या करते हैं? ये प्लाज्मोडियम के एग्स अपने अंदर ग्रो करते हैं, एंड प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, मॉस्किटो होस्ट है। फिर जब वो एग्स ग्रो कर जाते हैं एंड देन अगर वो ह्यूमंस को बाइट करें, ये मच्छर हमें तब काट खाए तो हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम के एग्स आते हैं, एंड देन वो फर्दर मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मलेरिया में बहुत फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग, डायरिया, लूज स्टूल्स, तो ऐसे कई सिम्टम्स हमें मलेरिया में देखे जाते हैं। सो यहाँ पे वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर, होस्ट, कैरियर, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक इजीली ट्रांसफर कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, उन बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और सबसे कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कॉमन कोल्ड। क्यों? क्योंकि जब आपने स्नीज करा तो क्या हुआ? आपका जो वायरस है वो एयर ड्रॉपलेट्स में चला गया, और एयर ड्रॉपलेट्स में वायरस अगर किसी हेल्दी इंसान के लंग्स में चला गया तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। एंड कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। लेकिन यहां पे आपसे पूछा है कॉमन कैरियर, नॉट द कॉमन डिजीज। यहां पे आपको पूछा है कैरियर, कि ऐसा कौन सा साधन है, व्हीकल है, कैरियर है जो सबसे कॉमनली कम्युनिकेबल डिजीज कॉज कराता है। क्या वो चींटी है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, स्पाइडर? तो सबसे ज्यादा तो कॉमन हाउस फ्लाई। हमारे घर के वो काले काले छोटे छोटे मच्छर जो खाने के ऊपर भिन भिनाते रहते हैं, वही सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करते हैं। इसीलिए क्या जरूरी रहता है? हमेशा फूड को कवर करके रखना। जो खाना है वो कभी भी खुले में पड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा खाना कवर्ड होना चाहिए। उसके बाद कंटामिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर शुड नॉट बी प्रेजेंट। हमारे घर के आसपास कहीं भी कंटामिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए। तीसरा, मॉस्किटो रेपेलेंट्स या मॉस्किटो नेट्स का यूज करना चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स क्रीम्स जो आती हैं स्टूडेंट्स, ओडोमॉस या नेट्स का इस्तेमाल करके हमें अपने सोना चाहिए एंड हमें मच्छरों से बचना चाहिए। एंड चौथी चीज क्या होगी? हमेशा हेल्दी खाना खाओ, नीट पानी पियो, नीट वाटर, हेल्दी फूड,
ही खाना चाहिए ताकि ये सारी बीमारियों से हम दूर रहें। सो ये प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आप कम से कम मच्छरों से फेस करो। मच्छरों से जितना ज़्यादा आपके सराउंडिंग्स में मच्छर रहेंगे उतनी ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीजेस होंगी। तो सबसे पहला, अपने जो घर पे डेली बेसिस पे खाना रखा रहता है उसको हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, वो ओपन में नहीं रहता। फ्रूट्स हमेशा नेट्स के अंदर रहने चाहिए क्योंकि फ्रूट्स के ऊपर हाउस फ्लाइज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। एंड देन वही क्या करती हैं, ये जो हाउस फ्लाइज अपने अंडे पानी में देती है, वही गंदा पानी अगर हमारे आसपास रहेगा तो उससे भी बीमारियां होती हैं। एंड देन स्टूडेंट्स, हमें रात में सोते टाइम मॉस्किटो रेपेलेंट्स, ओडोमॉस क्रीम्स होती हैं, और यहाँ आप ऑल आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरों के बीच में एक बैरियर बनाना है हमें ताकि वो हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। एंड देन हेल्दी पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, नीट पानी पीना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हम इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से दूर एक डिस्टेंस बना के रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, नाउ फिफ्थ, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, दैट वी नो राइट, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। क्योंकि ईस्ट जब किसके कांटेक्ट में आती है, शुगर के कांटेक्ट में जब ईस्ट आती है तो किसका प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल का। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है डो के राइज होने में। तो जब आपने नोटिस करा होगा कि आप एक केक का बैटर लेते हो या इडली का डो लेते हो तो वो होता तो इतना सा है, लेकिन जब इडली बन जाती है तो वो फूल जाती है, जब केक बेक हो जाता है तो वो फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे ही शुगर ईस्ट के कांटेक्ट में आती है, ईस्ट किसका प्रोडक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है इसके फूलने पे, साइज बढ़ाने पे, और साथ ही साथ किसका प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज सी, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिक्स्थ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। अब मैंने जस्ट आपको बताया, क्या बताया, कि शुगर जब ईस्ट के कांटेक्ट में आती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही में अल्कोहल। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस जिससे हम शुगर और जब ईस्ट के कांटेक्ट में आती है सो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नो, मोल्डिंग नो, फर्मेंटेशन यस, इन्फेक्शन नो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन। इज दैट क्लियर? चलिए, now question number 3 is match the organisms in column A with their action in column B। अब आपको कॉलम A को मैच करना है कॉलम B के साथ। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो वो कौन करता है, राइजोबियम। सेटिंग ऑफ कर्ड वो कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस। बेकिंग ऑफ ब्रेड वो करेंगे ईस्ट। कॉजिंग मलेरिया is a protozoan. Now causing cholera is bacteria. Causing AIDS is again कह सकते हो, and producing antibodies is, causing AIDS is a virus, HIV वायरस है जो AIDS कॉज करता है, और ये ऑप्शन एक्स्ट्रा है। सो देख लेते हैं हम करेक्ट आंसर्स। बिल्कुल, bacteria is causing cholera, rhizobium fixes nitrogen, lactobacillus is responsible for setting of curd, yeast is responsible for baking of bread, protozoan causing malaria and virus causing AIDS। एकदम सही। is that clear? चलो आंसर्स देख लो फटाफट। चलो now moves to next question।
Question number 4. Can microorganism be seen with the naked eye? If not, how they can be seen? No, microorganisms cannot be seen with the naked eye because they are very small in size and we can see them with the help of microscope. So the microorganisms cannot be seen with our naked eye. Microorganisms बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और हम उन्हें अपनी naked eye से नहीं देख सकते because they are very small in size and some of these such as fungus growing on bread can be seen with a magnifying glass. और हम इन्हें कभी कभी भी देख भी सकते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रेड में मॉइस्ट पानी डाल के छोड़ दो तो कुछ टाइम तक उसके ऊपर एक ग्रीनिश ग्रेश आपको मोल्ड ग्रो करेगा, तो वो आप ब्रेड पे नोटिस कर सकते हो. लेकिन माइक्रोऑर्गेनिजम्स आप वो भी एक झुंड में नोटिस कर पा रहे हो. यही एक अकेला फंगस होता तो वो आप नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइज बहुत ही छोटा होता है. सो हम उनको नहीं देख पाते एंड उनको देखने के लिए किस चीज़ की इस्तेमाल करते हैं हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उनको विजुअलाइज करने के लिए. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन नंबर 5. What are the major groups of microorganisms? तो वो हमें पता है क्या है स्टूडेंट्स. बैक्टीरिया, then protozoa, algae, fungus एंड सबसे यूनिक वाले कौन है हमारे? वायरस. क्यों यूनिक है? क्योंकि एक तो वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं और उनकी फंक्शनिंग बाकी सबसे अलग होती है. सो मेजर क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये होती हैं. तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. सबसे पहले हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड सबसे छोटे कौन से हैं? वायरसेस. इज दैट क्लियर? नाउ वायरसेस को हम एक अलग ही क्लास में क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इनकी फंक्शनिंग अलग होती है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. इज दैट क्लियर? और ये सबसे ज्यादा छोटे साइज के होते हैं और कभी कभी ये वायरस इतने छोटे और नॉटी होते हैं कि बैक्टीरिया को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं. आपने सोचा है वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं? तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज. क्या कहते हैं उनको? बैक्टीरियोफाज. सो बैक्टीरियोफाज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो वायरस इन्फेक्टेड है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन 6. Name the microorganisms which can fix the atmospheric nitrogen in the soil. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक साइकिल समझना है. ठीक है. सो ये है हमारा प्लांट. ओके. अब इस प्लांट के जो रूट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? वो प्रेजेंट हैं सॉइल में. ठीक है. अब सॉइल से इनको क्या चाहिए? सॉइल से प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन. क्या चाहिए? नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो सॉइल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है. अब एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि प्लांट डायरेक्टली इस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना है अमोनिया में. इसमें कन्वर्ट करना है अमोनिया में. और इस कन्वर्जन के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, जो एंजाइम चाहिए वो है नाइट्रोजिनेज. इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है नाइट्रोजिनेज. अब स्टूडेंट्स ये कैसे करेगा? ये हमारे बैक्टीरियाज करेंगे जो हैं राइजोबियम. जो है राइजोबियम. तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट के लिए, किसके लिए? लेग्यूमिनस प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में और फिर ये अमोनिया प्लांट यूटिलाइज कर पाता है. इज दैट क्लियर? और ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए करते हैं
और भी बैक्टीरिया रहते हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए करते हैं, साइनोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते, फ्री लिविंग होके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं पूरी सॉइल का। इज दैट क्लियर? सो राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम एंड अजोटोबैक्टर। इज दैट क्लियर? अब आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों नाइट्रोजन फिक्स होना सॉइल में जरूरी है। Now question 7, write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives। अब ये तो हमें पता है, सबसे पहले हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हेल्प करते हैं? मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ ब्रेड, देन मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, मेकिंग ऑफ कर्ड। तीसरा, उनकी वजह से वैक्सीन्स बन पाती हैं। देन हमारी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। हमारे स्टमक में हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि जल्दी से याद करो। सबसे पहले तो मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड कर्ड करा उन्होंने, देन वैक्सीन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स बनती हैं, एंटीबॉडीज बने, स्टमक में प्रेजेंट है क्या? डाइजेशन के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में प्रेजेंट होते हैं। देन प्लांट्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं, उनमें क्या करते हैं? ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, उनमें सेल्यूलोज का डाइजेशन करा। सो कितने सारे यूजफुलनेस है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो डे टू डे लाइफ में हमें काम आते हैं और उनकी वजह से ही बाकी सारी चीजें हो पाती हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो देख लेते हैं हम एक बार। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। नाउ बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प होता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज हो गया, पनीर हो गया, देन आपका कर्ड, चीज, पनीर एंड ब्रेड, केक्स, इडली, भटूराज, ये सभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनते हैं। नाउ एसिटोबैक्टर हमें पता है नाइट्रोजन फिक्स करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ईस्ट की वजह से बियर, अल्कोहल, वाइन प्रोड्यूस हो पाती है। देन some specific microorganisms are helpful in antibiotics. Now microorganism act as cleaning agent and decomposition के लिए हमने पढ़ा, waste, manure and decomposition के लिए। Dead or weakened microbes are used in the preparation of vaccines बनती है। Some bacteria fix the atmospheric nitrogen and they increase the soil fertility. Algae, yeast, fungi, bacteria may be used as an ingredient or substitute for protein-rich foods that are suitable for humans or animal consumption. Is that clear? Now 10th, some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefits when consumed. और कई हम probiotics ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डेली की लाइफ में यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमारा डाइजेशन पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उन केसेस में हम प्रोबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। सो ये सारे यूजफुलनेस थे अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8, write a short paragraph on the harmful effect of microorganisms. अब हमने तो देख लिया यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हार्मफुल चीज़ें क्या हैं? उनसे हम बीमार होते हैं, बैक्टीरिया हमें कई इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, वायरस कई बड़ी बड़ी बीमारियां HIV, एड्स कॉज कर सकते हैं, प्लांट्स में फंगल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस अगर यूजफुल हैं तो कई उनके नेगेटिव हार्मफुल फैक्टर्स भी हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में बीमार करते हैं और हम नॉर्मल से थोड़े अलग बीमार हो जाते हैं, हम अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते। सो देख लेते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्मफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार कर रहे हैं या हमें कोई बीमारी कॉज कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन।
सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन। बिल्कुल नहीं भूलना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कोई बीमारी कॉज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजन कहते हैं। नाउ डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, किसी को भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है, तो उस बीमारी कॉज करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। नाउ पैथोजेंस आर जर्म्स एंटर हेल्दी बॉडी थ्रू एयर, और ये पैथोजेंस मेनली कहाँ से किस किस चीजों से एंटर कर सकते हैं, एयर, वाटर एंड फूड। तो ये मेनली इन 3 चीज़ों से हमें हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। या तो पैथोजन हवा के थ्रू, कोई बीमार इंसान छींके खांसे तो उस एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हम तक आ सकते हैं। वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, मॉस्किटोज यूजुअली अपने अंडे पानी में देते हैं, तो अगर हमारे घर के आसपास गंदा पानी है तो डेंगू जैसी बीमारियां जो पानी से होती हैं वो हमें हो सकती हैं। या फूड, हम कंटामिनेटेड फूड खाएं, हम जंक फूड खाएं, हम सड़ा हुआ फूड खाएं, तो इन सब चीज़ों से, खाने से भी हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जहाँ से कोई भी पैथोजन हमें आके बीमार कर सकता है। Now, pathogen germs enter a healthy body through air, water and contaminated food. और ये पैथोजन कैसे एंटर करेगा, एयर, वाटर या कंटामिनेटेड फूड से। Now, an infected person direct or indirect contact or by the carrier. अब स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है, कोई भी बीमारी या तो डायरेक्टली हो सकती है या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट, आप जो पैथोजन वो डायरेक्ट आपको ही आके बीमार कर दे। और कई बीमारियां इनडायरेक्टली होती है, जैसे मलेरिया। अब मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो आपको डायरेक्टली नहीं बीमार कर सकता, तो उसको एक गाड़ी, एक व्हीकल, एक कैरियर की ज़रूरत है जो होती है फीमेल एनाफिलीज, जो आके आपको बीमार करती है। तो ऐसा ट्रांसमिशन क्या हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। वैसे ही हो गया हमारा एडीज मच्छर, जो करेगा क्या, हम लोगों को बीमार करता है, फीमेल एनाफिलीज हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब हैं कैरियर्स जो कोई भी बीमारी को इनडायरेक्टली आप तक पहुंचाते हैं। और उसी जगह जैसे HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये डायरेक्टली आके आपको बीमार करते हैं। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में आया, हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आया और उसको बीमार कर दिया। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, कि किसी के थ्रू आ रहा है, वो डायरेक्टली नहीं आ रहा, वो एक कैरियर के थ्रू आकर आपको बीमार कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो 2 टाइप से आपको बीमार कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी। नाउ कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंड वायरसेस से डे टू डे लाइफ में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमें डेली, जिसको हम जुकाम कहते हैं, वो कॉज करता है। देन कफ भी इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है। पोलियो पहले ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन पोलियो अब कम हुआ होता है। क्यों? क्योंकि पोलियो के ड्रॉप्स अब नेशन वाइड सभी को लगते हैं, तो इसलिए पोलियो के चांसेस कम हैं। एंड चिकन पॉक्स भी एक वायरस है, जो पॉक्स वायरस के नाम से चिकन पॉक्स होता है। सो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब यूजुअली कॉज्ड बाय वायरसेस हैं। फूट एंड माउथ डिजीजेज इन द कैटल आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और यूजुअली बच्चों में फुट एंड माउथ डिजीजेज हो जाती हैं, वो भी एक वायरस से ही होती हैं। नाउ टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और टाइफॉइड जब हो जाता है या आपको ट्यूबरकुलोसिस जो कई लोगों को होता है, तो वो एक बैक्टीरिया से होता है। और मेन ट्रांसमिशन क्या है उसका, एयर ट्रांसमिशन होता है ट्यूबरकुलोसिस का। एंथ्रैक्स डेंजरस रहता है, और वो यूजुअली एंथ्रैक्स जो बीमारी थी स्टूडेंट्स, वो किस में थी, वो गाय, घोड़े, भैंस, इन सब की बीमारी थी। लेकिन अब वो ह्यूमंस तक आ गई। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया एज अ कैरियर हमें इन्फेक्ट करने लगे। लेकिन अब एंथ्रैक्स बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमने वैक्सीन्स बना लिए हैं और हम बचपन में ही वैक्सीन्स लगवा देते हैं, जिससे एंथ्रैक्स अब यूजुअली नहीं होता। बट मेनली वो बीमारी जानवरों में होने वाली थी, बट वो लेटर ऑन ह्यूमंस में ट्रांसफर हो गई। एंड एंथ्रैक्स भी एक बैक्टीरिया से ही क्रॉस होता है। एंड थैंकफुली हमारी साइंस ने इतना कोप अप कर लिया कि अब हमें एंथ्रैक्स, अब इस दुनिया में ही एंथ्रैक्स नहीं होता।
नाउ डिजीजेस लाइक डेसेंट्री, डेसेंट्री अब आपको पता है जिसको हम डायरिया भी कहते हैं, जो हम फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, जब लूज स्टूल्स आते हैं वाटरी डायरिया कहते हैं होता है, और मलेरिया जो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसका क्या नाम है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। नाउ रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय फंजाई, और आपने नोटिस करा होगा जब भी बहुत गर्मी होती है, पसीना आता है, तो यहाँ पे एक गोल सा रिंग जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, एक रिंग जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, और इस रिंग फॉर्मेशन को हम किससे कॉज करता है, ये रिंग वॉर्म कॉज करता है, और रिंग वॉर्म इज अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज। किसके टाइप है ये, एक फंगल डिजीज है। तो गले में, नेक में, पीठ पे जब भी एक गोल जैसा रिंग जैसा फॉर्मेशन हो जाता है रेड कलर का, तो वो यूजुअली किससे कॉज होता है, एक फंगस से जिसका क्या नाम है, रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म से होता है वो। नाउ सेवरल माइक्रोब कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, और कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में भी, एंड वो प्लांट्स का यील्ड कम कर देते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से होता है, इफेक्ट ट्रीज ऑफ सिट्रस फूड एंड स्प्रेड बाय द एयर। और सिट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया है वो कैसे आता है, वो हवा से स्प्रेड होता है, और फ्रूट्स जो सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, इन सब चीज़ों को जल्दी से, ग्रेप्स को ख़राब कर देता है, सिट्रस चीज़ों पे ख़राब करता है, इसलिए इसका नाम है सिट्रस कैंकर, और जो कि एक बैक्टीरिया है, हवा से स्प्रेड होता है। भिंडी येलो वेन मोज़ैक डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, एंड भिंडी वेन मोज़ैक डिजीज है वो भी एक वायरस से ही कॉज होती है, एंड स्प्रेड इन इंसेक्ट्स और लेडी फिंगर। और जब भी हमारी मम्मा भिंडी काटती है तो वो अच्छे से उस भिंडी को बीच में से तोड़ के देखती है ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा ना दिखे, क्योंकि वो कीड़ा आपको बीमार कर सकता है, इसलिए भिंडियों को अच्छे से काटना भी ज़रूरी है। नाउ रस्ट ऑफ व्हीट इज़ अ फंगल डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, एंड रस्ट ऑफ व्हीट इज़ अ फंगल डिजीज जो हवा से स्प्रेड होती है। Microorganisms that grow on a food sometimes produce toxic substances, और जो बेसिकली हम खाना, अगर हम गंदा खाना खाएं, रखा हुआ खाना खाएं, रोड साइड खाना खाएं, तो उस खाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है वो जहरीले पदार्थ निकालता है, टॉक्सिक चीज़ें निकालता है, पॉइजनस चीज़ें निकालता है, और अगर हम वो पॉइजनस खाना खा लें तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के खाना खाना चाहिए, जंक स्पेशली, गंदी जगहों का स्पेशली, अनहाइजीनिक जगहों का बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस खाना टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो टॉक्सिन्स अगर हम खा लें तो हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। सो हमें बहुत सोच समझ के खाना खाना चाहिए, एंड हम सीरियसली इससे काफ़ी इल हो सकते हैं, एंड कई केसेस में डेथ भी पॉसिबल है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऐसे खाने खाने चाहिए। दिस फूड बॉर्न इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, और अगर हम खाने की वजह से बीमार हुए हैं तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग, क्योंकि हमने ऐसा कंटामिनेटेड फूड खा लिया, ख़राब फूड खा लिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपने टॉक्सिन्स, पॉइजन्स सिक्रीट कर दिए थे, और उन टॉक्सिन्स को जब हमने खाया तो हम बहुत ही बीमार हो गए, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग, जहाँ पे हम खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो हमें पता है एंटी मतलब अगेंस्ट या किलिंग, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया, तो ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स हमेशा एक डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स डोज स्पेसिफिक रहती है, उनके डोजेस फिक्स रहते हैं। अगर आपने अपने मन से ले लिया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके अंदर का जो बैक्टीरिया है वो इतना रेजिस्टेंट हो जाएगा कि वो कभी भी उस दवाई को फाइट ही नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली आपकी बॉडी, अगर आपने गलत डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स ले लिया तो वो बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, एंड वो समझ जाता है कि ये एंटीबायोटिक मुझे कुछ असर नहीं पहुंचाएगी, और वो अपना पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता है, तो आप रेजिस्टेंट हो जाते हो उस दवाई से। सो हमें हमेशा एंटीबायोटिक एक डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही लेना चाहिए, और जितना डोज हमें बोला जाए उतने डोज में प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेना चाहिए,
3 डेज बोला है तो 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, जितना डॉक्टर ने डोज प्रिस्क्राइब करा है उसे कंप्लीट करना चाहिए। साथ ही साथ अपने मन से कभी भी एंटीबायोटिक शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कभी भी अपने मन से एंटीबायोटिक्स ले ली तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देगा, और अगर उसने स्ट्रैटेजी बदल दी तो आप कितनी भी दवाई ले लो उसके बाद एंटीबायोटिक्स, वो उस बैक्टीरिया को नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए एंटीबायोटिक्स बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, जो डोज है उस डोज का ही लेने चाहिए, और जो डोजेस रहते हैं स्टूडेंट्स वो हर इंसान के वेट के अकॉर्डिंग रहते हैं। बच्चों में वो डोज कम होते हैं क्योंकि बच्चों का वेट कम होता है, बड़ों के एडल्ट्स के डोजेस अलग होते हैं जो एक डॉक्टर को ही अच्छे से पता रहता है। तो आप कभी भी अपने मन से या कह सकते हो मेडिकल स्टोर में जाके खुद से प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ antibiotics are the medicines which kill or stop the growth causing disease microbes। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो मतलब बैक्टीरिया को या तो ग्रोथ करने से या तो उसको मार देती हैं उसी पोजीशन पे। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग specific microorganisms, they are used to cure variety of disease। और हम एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया की मदद से ही करते हैं by the step known as fermentation। Is that clear? Now, it is important to take antibiotics only on the advice of a qualified doctor। और जैसा कि मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक्स हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। One must finish the course prescribed by the doctor। और अगर आपको डॉक्टर ने जितना भी कोर्स दिया है आपको वो कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। द ड्रग मोर इफेक्टिव, अगर आप चाहते हो कि वो ड्रग आप पे अच्छे से इफेक्ट करे, यहाँ पे ड्रग से रिलेशन है मेडिसिन का, मेडिसिन को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो दवाई आप पे अच्छे से इफेक्ट करे तो उनको प्रॉपर जो डॉक्टर ने कोर्स प्रिस्क्राइब करा है उस कोर्स में लेना ज़रूरी है। नाउ antibiotics must not be taken unnecessarily because it may kill the beneficial bacteria also। और साथ ही साथ अगर आपने एंटीबायोटिक्स को अपने मन से ले लिया, अपने आप ले लिया, तो जो बैक्टीरिया अच्छे हैं आपकी बॉडी में वो उसको भी मार देगी, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया खराब है उसकी स्ट्रैटेजी वो बैक्टीरिया अपनी स्ट्रैटेजी बदल देगा, और अगर बैक्टीरिया ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी तो आपकी जो एंटीबायोटिक है वो कभी भी आप खा लो वो आपके बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी। तो बेसिकली आप ठीक ही नहीं हो पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी। इसीलिए अपने मन से कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। Antibiotics are however not effective against cold, flu as they are caused by viruses। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे को कॉमन कोल्ड हो जाए, मुझे खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तब आपको एंटीवायरस ड्रग्स चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी बीमारियां इन्फ्लुएंजा वायरस से हो रही है। एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ले रहे हैं, तो बैक्टीरिया से लड़ने वाली चीज वायरस पे तो असर करेगी नहीं। तो जब अगर वायरस ने कोई बीमारी कॉज करी है तो हम एंटी वायरल ड्रग्स लेंगे, और अगर कोई बैक्टीरिया ने बीमारी कॉज करी है तो क्या लेंगे? एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक। यही अगर मैं आपको बोलूं कोई फंगस ने कॉज करा है तो क्या लोगे? एंटी फंगल दवाइयां। इज दैट क्लियर? सो अगर कोई बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक, अगर कोई वायरस कॉज कर रहा है तो एंटीवायरल ड्रग्स, और अगर कोई फंगस कॉज करता है बीमारी तो एंटी फंगल ड्रग्स। इज दैट क्लियर? चलो नाउ स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड 4 फॉर क्लास 8। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो सो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com, एंड वहां जाके आपको क्लिक करना है इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन, प्रीमियम हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक,
वो भी एकदम मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल तो है ही, लेकिन हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपके अगर फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो उनको बताइए अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स की, उनको भी फ्री एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन उनको उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नाउ सीबीएसई, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड्स के लिए तो एजुकेशन प्रोवाइड करते ही हैं हम, साथ ही साथ और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड हर जगह अवेलेबल है, लेकिन आपको मैग्नेट ब्रेन्स को डेली फॉलो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियोस को एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।